नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 15 दिसंबर 2025 और पिछले 2 दिनों में भारतीय अदालतों में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि ये भविष्य की एक झलक है। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे कई सारी बड़ी चीजें एक साथ हो रही हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट एक नया रास्ता दिखा रहा है, कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में जबरदस्त हलचल है और टेक्नोलॉजी तो जैसे पूरे खेल को ही बदल रही है। सही बात है। तो चलिए आज इन्हीं खबरों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि देश की कानूनी दुनिया में चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत से। हाँ, और खासकर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के बयान से। उन्होंने न्यायिक सुधारों पर बहुत जोर दिया है। कहा है कि कानून के शासन को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी का नेतृत्व जरूरी है और एक यूनिफाइड जुडिशियल पॉलिसी यानी एकीकृत न्यायिक नीति की भी बात की। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। क्या मतलब न्याय महज एक सहयोग न रहकर अनुमान के मुताबिक मिल सके, और जब नीतियां एक जैसी होती हैं तो सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ता है। ये सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं है, ये न्याय तक पहुंच को आसान बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। लेकिन उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, टेक्नोलॉजी को न्याय का सेवक बने रहना चाहिए, उसका मालिक नहीं। और यहीं पर असली चुनौती छुपी है। हाँ, क्योंकि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की शक्तियों पर भी एक बड़ा सवाल उठा दिया है। अच्छा। ईडी के पास बिना न्यायिक निगरानी के 180 दिनों के लिए संपत्ति जब्त करने की जो शक्ति है, उस पर कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। ये तो बहुत बड़ा मामला है। ये व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार और जांच एजेंसियों की शक्ति के बीच संतुलन का एक क्लासिक केस है। तो अदालत क्या सुनिश्चित करना चाह रही है? अदालत ये देख रही है कि वित्तीय अपराधों की जांच के नाम पर कहीं किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। एक बहुत ही नाजुक संतुलन है ये। और एक और अहम फैसला आया अनुकंपा नियुक्ति पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसकी सीमाएं हैं। मतलब जो व्यक्ति एक बार अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी स्वीकार कर लेता है, वो बाद में किसी ऊंचे पद का दावा नहीं कर सकता। ये फैसला अनुकंपा नियुक्ति के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करता है। और वो उद्देश्य क्या है? परिवार को तत्काल वित्तीय राहत देना। ये नौकरी पाने का कोई पिछला दरवाजा नहीं है। इसका मकसद है कि जिस परिवार पर अचानक मुसीबत आई है, उसे सहारा मिल सके, बस। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसे मामलों की जिन पर सबकी नजरें थी। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े मामलों को। हाँ, जज विशाल गोगने की अदालत से ट्रांसफर करने की याचिका थी। उस पर सीबीआई ने कड़ा विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि ये जज को बदनाम करने और अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश है। ये सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर याचिका नहीं लगती। क्यों? सीबीआई की जो सख्त भाषा है वो बताती है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। इसे फोरम शॉपिंग की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। फोरम शॉपिंग मतलब? अपनी पसंद की अदालत या जज चुनने की कोशिश, और कानून में इसे सही नहीं माना जाता। एक और बड़ा विवाद मद्रास हाईकोर्ट से जुड़ा है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव वाला मामला। हाँ, और इस पर 56 पूर्व जजों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। 56 पूर्व जज, ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये सारा विवाद एक मंदिर में दीपक जलाने की अनुमति देने के एक अदालती आदेश से शुरू हुआ था। देखिए, यही न्यायपालिका और राजनीति के बीच बढ़ते टकराव को दिखाता है। महाभियोग एक बेहद गंभीर कदम है और इसे अक्सर न्यायिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा जाता है। इतने सारे पूर्व जजों का इसके खिलाफ खड़ा होना एक बहुत बड़ा संकेत है। अब रुक करते हैं केरल के चर्चित 2017 अभिनेत्री उत्पीड़न मामले का। हाँ, उसका भी फैसला आया है। अदालत ने 6 दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई है। लेकिन अभिनेता दिलीप को बरी कर दिया गया है। ये थोड़ा अजीब है। जब मुख्य आरोपी बरी हो जाएं और अन्य दोषी पाए जाएं, तो ऐसे फैसले अक्सर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल। और अदालत ने मीडिया और वकीलों को चेतावनी भी दी कि वे अदालत की छवि खराब ना करें। मतलब साफ है कि इस केस पर जनता और मीडिया का दबाव बहुत ज्यादा है। चलिए अब कुछ हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों पर आते हैं। हाँ। दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला बहुत दिलचस्प है। कौन सा? अदालत ने कहा है कि एयरलाइन पायलट, चाहे उनका वेतन कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कामगार यानी वर्कमैन माने जाएंगे। अरे वाह, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि ये ज्यादा वेतन पाने वाले पेशेवरों के एक बड़े वर्ग को श्रम कानूनों के तहत सुरक्षा देता है। आमतौर पे कामगार का मतलब हम मजदूर समझते हैं। सही बात है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि परिभाषा वेतन से नहीं, काम की प्रकृति से तय होगी। इसका असर दूसरे कई पेशों पर भी पड़ सकता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में होने वाली मौतों पर मुआवजे को लेकर एक तीखी टिप्पणी की है।
हाँ, उन्होंने भारतीय रेलवे के उदासीन रवैये की आलोचना की है। ये न्यायपालिका द्वारा एक बड़ी सरकारी संस्था को जवाबदेह ठहराने का मामला है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आम नागरिक के जीवन के मूल्य पर एक टिप्पणी है। कुछ और फैसले भी तेजी से देख लेते हैं। हाँ, बताइए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को फाइबरनेट मामले में बड़ी राहत मिली है। ठीक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी सौतेली बेटी से बलात्कार के आरोपी का जमानत रद्द कर दिया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज की झूठे मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। ये एक सामाजिक समस्या भी है। एक और मामला है, इंडिगो एयरलाइन ने दोबारा आयात किए गए विमान के पुर्जों पर लगे सीमा शुल्क के 900 करोड़ रुपए के रिफंड के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसे दोहरा कराधान बता रहे हैं। ये एक बड़ा कॉर्पोरेट मामला है। हमने सीजेआई के टेक्नोलॉजी पर जोर देने की बात की थी। हाँ, सेवक बनाम मालिक वाली बात। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी सामने आया है, केरल हाईकोर्ट से। AI जनरेटेड याचिकाओं वाला मामला। बिल्कुल, खासकर बैंक खाते डीफ्रीज करने की याचिकाओं में बढ़ोतरी को लेकर कोर्ट ने चिंता जताई है। और दिक्कत यह है कि कई बार वकील खुद अपनी ही फाइल की गई याचिका पर जजों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने वो लिखी ही नहीं। यही आधुनिक कानूनी दुनिया की एक अनोखी चुनौती है। AI जहां काम को आसान बना सकता है, वहीं ये धोखाधड़ी और पेशेवर जिम्मेदारी पर सवाल भी खड़ा करता है। तो इसका हल क्या है? केरल हाईकोर्ट ने एक व्यवहारिक कदम उठाया है। उन्होंने आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में स्थानीय SHO को भी एक पक्ष बनाया जाए ताकि तथ्यों का सत्यापन हो सके। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और खबर में गूगल, मेटा और एक्स को, ट्विटर मतलब अब X, हाँ एक्स को, क्रिकेटर सुनील गावस्कर के अनुरोध पर फर्जी कंटेंट हटाने का आदेश दिया गया है। ये दिखाता है कि अदालतें अब ऑनलाइन गलत सूचना और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ज्यादा सक्रिय हो रही हैं। और बड़ी टेक कंपनियों को एक तय समय सीमा में कार्रवाई करने का आदेश दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी कदम है। इन सब गंभीर मामलों के बीच एक सकारात्मक खबर भी है। अच्छा। राष्ट्रीय लोक अदालतों की सफलता। हाँ, उनके आंकड़े तो कमाल के होते हैं। झारखंड में 16.8 लाख विवाद सुलझाए गए, जिनसे 918 करोड़ रुपए से ज्यादा का सेटलमेंट हुआ। 16 लाख से ज्यादा। और छत्तीसगढ़ में 55 लाख मामले सुलझे। ओडिशा हाईकोर्ट में भी कई मामले निपटाए गए। देखिए, भारत में मुकदमों के भारी बोझ को कम करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोक अदालतें इतनी सफल क्यों हैं? क्योंकि उनका मकसद सजा देना नहीं, समझौता कराना है। ये विवादों को सुलझाने का एक तेज और कम खर्चीला तरीका है और ये आंकड़े उनकी प्रभावशीलता को साफ साफ दिखाते हैं। तो अगर इन सबको एक साथ देखें, पिछले 2 दिनों की इन सारी खबरों को, तो क्या तस्वीर उभरती है? एक बहुत ही जटिल तस्वीर है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट टेक्नोलॉजी आधारित न्याय का विजन दे रहा है, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट उसी टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से परेशान है। एक तरफ हाई प्रोफाइल मुकदमों में राजनीतिक दबाव साफ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ अदालतें आम आदमी की सुरक्षा के लिए रेलवे जैसी बड़ी संस्थाओं को भी फटकार लगा रही हैं। तो यहाँ एक निरंतर तनाव है ना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, तनाव। ये तनाव है न्यायिक स्वतंत्रता और राजनीतिक दबाव के बीच, नई तकनीक को अपनाने और उसके दुरुपयोग से बचने के बीच, और सबसे बढ़कर ये तनाव है कानून के शब्दों और आम आदमी के लिए वास्तविक न्याय की खोज के बीच। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। आज के हमारे सूत्रों में नानावती केस का जिक्र था, जिसने भारत में जूरी सिस्टम को खत्म कर दिया था। हाँ, एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला था वो। तो ये सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, एक कानूनी व्यवस्था विकसित कैसे होती है? अच्छा सवाल है। क्या ये ज्यूरी के अंत जैसी बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं से बदलती है, या उन सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों के धीरे धीरे जमा होने से, जिनकी चर्चा हमने आज की? शायद दोनों ही तरीकों से। शायद। आज के कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कानून और न्याय की दुनिया की नई खबरों के साथ।